सो अब नोट्स मेकिंग की बात करते हैं। सिलेबस मैंने आपको डाउनलोड करने बता दिया था, सोर्स बता दिया था, वेबसाइट दिखा दी थी, तो आप कल के वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो में जंप करिएगा। डाउनलोड कर लीजिए सिलेबस, हो सके तो उसका हार्ड कॉपी निकाल लीजिए, जब भी वो हार्ड कॉपी आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो हमें एक्चुअली नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, कैसे बनाने हैं, कितने होने चाहिए, कितने वर्ड्स की नोट्स होने चाहिए। तो देखिए, इनिशियल स्टेज पे अगर ये आपका पहला मेंस है ना, तो पहला मेंस है तो जितना भी आपको ये जो सिलेबस दिख रहा है आपको, जितने भी पॉइंटर, एक पॉइंट के अंदर भी तीन चार टॉपिक है। मतलब अगर ये पॉइंट नंबर 1 है ना, इस पॉइंट के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि 3 से 4 टॉपिक है। तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपके पास में नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और कितने पेज के नोट्स होने चाहिए, तो देखिए पेज तो नहीं बोलूँगी कि आप पूरा पूरा पेज के नोट्स एक एक पेज के 1 A4 के बनाइए। मुझे लगता है कि 50 to 100 वर्ड्स के अगर आपके पास में नोट्स होंगे ना, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में नोट्स 50 वर्ड्स के हैं ना, तो एग्ज़ाम जब बाय द टाइम हमें एग्ज़ाम देना होता है तो हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में 50 नोन वर्ड्स हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो हम इस 50 वर्ड्स को 100 to 120 वर्ड्स में आराम से कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें नोट्स जो है ना एकदम शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लिखने हैं जिसको हम बार बार पढ़ेंगे। एंड दोज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हम कीवर्ड्स होते हैं ना, वो वाले कीवर्ड्स हमारे नोट्स में होने चाहिए, ताकि हम जब रिवीजन करें तो वो कीवर्ड्स का इतने बार रिवीजन करें कि जब हम लिखें तो वो हम प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। पहली बात तो हमें कीवर्ड्स पता होना चाहिए। दूसरी बात, उस कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसके नोट्स होने चाहिए। नोट्स होने के बाद में वी शुड हैव रिवाइज्ड इट सो मैनी टाइम्स कि हम जब लिखें तो वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रेजेंटेशन पे आना चाहिए, वो हम प्रोड्यूस कर पाएँ अपने आंसर शीट में। अदरवाइज़ कितने भी ब्यूटीफुल नोट्स अगर आप लिख रहे हैं, अगर हम एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट नहीं कर पाए तो उसका मतलब नहीं होने वाला है। दैट इज़ द रीज़न। आप कोशिश करिएगा, मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी। मैं खुद भी 50 से 100 वर्ड के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर नोट्स नहीं बनाई, मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो GS 3 के लिए बेयर मिनिमम, ठीक है, बेयर मिनिमम जो मटेरियल होगा वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। क्योंकि देखिए, देर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, देर विल बी 2 ग्रुप्स जो कि UPPCS मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। एक तो जिनका शॉर्ट क्लियर होने वाला है और उनके पास में जो आने वाले 1 महीना 20 दिन है, ठीक है, सिर्फ उसमें उनको मेंस का प्रेपरेशन करना है। एक तो वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल है जो 2023 का टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों के लिए भी 2023 वाले आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो और आएगा, बट ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल है। जो इसमें बोला जा रहा है ये तो आपको करना ही करना है। इसके एडिशन में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास में थोड़ा ज़्यादा टाइम है कि आप अपने जो आपका नोट्स है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से एनरिच कर सकते हैं, ठीक है। बट जो करेंटली जो 2020 जो अभी सितंबर वाला जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए तो यही सजेशन रहेगा कि बेयर मिनिमम मटेरियल पढ़िए, बेयर मिनिमम नोट्स बनाइए, कम से कम नोट्स बनाइए। और एनरिचमेंट के लिए भी ना एक काम करिएगा, हर टॉपिक के ऊपर जो भी आपको लगता है, तो हर टॉपिक के ऊपर अगर आपको अच्छा वाला डेटा चाहिए तो एक ही डेटा कलेक्ट करिए। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर विमेन के ऊपर 10 डेटा अवेलेबल है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डेटा है, ये भी वो भी, बहुत सारे एजुकेशन के ऊपर है, सिक्योरिटी के ऊपर है। बट देखिए, क्योंकि हमारे पास में समय कम है, वॉट वी वॉन्ट इज़ वी वॉन्ट कि हम जितना भी लिख रहे हैं उसको हम इस तरीके से लिखें, उतना लिखें कि वो हमसे ईजिली याद भी हो पाए और वो हम एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर सकें। तो आपकी जो नोट्स मेकिंग भी होगी ना, वो बहुत कम वर्ड्स में होनी चाहिए, ताकि जो लिखे वो हम प्रोड्यूस कर सकें। तो जो स्टडी मटेरियल होगा 20 जो अभी देने वाले हैं 2022 वाला 16 सितंबर वाला एग्ज़ाम, उनके लिए, एंड दिस इज़ स्पेसिफिक टू GS 3। तो जो एक घटना चक्र का मेंस का बुक आता है, ठीक है, लास्ट ईयर कब आई थी, जब प्री का जब रिजल्ट आ गया था, प्री के रिजल्ट आने के बाद में आई गेस 4 या 5 दिन के बाद में ये बुक आई थी मार्केट में, ठीक है। अभी भी अगर आप मार्केट जाएंगे तो आपको घटना चक्र की ये जो बुक है 2022 वाला जो वर्जन है वो आपके लिए अवेलेबल होगा। तो क्या आपको ये वाली बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। बट घटना चक्र का जो मेंस का बुक है वो आपको लेना है, खरीदने वाली बात बोल रही हूँ। वी नीड टू बाय दिस बुक। देखिए, बेयर मिनिमम खर्चा कराएंगे हम आपसे, तो इसमें से घटना चक्र की ये बुक तो आएगी। इसके अलावा हम कहाँ से, हमारा जो नेक्स्ट सोर्स है वो होगा गूगल, ठीक है। गूगल में कहाँ कहाँ जाना है हमको, जो UPSC स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती है ना, जैसे कि हो गया IAS बाबा हो गया, बायजूस हो गया, है ना, इनसाइट्स IAS हो गए, और भी 3-4 अच्छे वाले, लोटस अराइज करके एक वेबसाइट है, वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं।
तो ये सब जो बुक वेबसाइट्स है इसमें से दृष्टि वाले है ना, तो इसमें से आप क्या करिएगा, एक या दो ही पकड़िएगा, ताकि होता क्या है कि अगर आप बहुत अलग अलग वेबसाइट से अगर आप सर्च करेंगे ना अलग अलग इन्फॉर्मेशन, तो हर किसी की लैंग्वेज एंड वे ऑफ राइटिंग अलग होती है। मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ और सिर्फ दृष्टि में जो लिखा हुआ है ना सिर्फ उसी को पढ़ती थी। अगर कोई टॉपिक दृष्टि वालों ने कवर नहीं किया है देन सेकंड प्रेफरेंस में जो मैं बायजूस को देती थी, एंड थर्ड प्रेफरेंस मेरा जो लोटस अराइज करके एक वेबसाइट है उसको देती थी। तो आप भी अपने टॉप 3 पिक कर लीजिए, एक से स्टिक करिए। अगर वो वाला वेबसाइट पे वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप सर्च कर रहे हैं, देन गो टू द नेक्स्ट वन, ताकि आपको जो उनका जो वे ऑफ राइटिंग है ना वो भी आपके दिमाग में पकड़ में आ जाएगा, ताकि वो रिकॉल करने में बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो एक तो घटना चक्र की मेंस की ये बुक हो गई। इसके अलावा हमें गूगल करना है, ठीक है, एंड जो बच जाता है जो इकोनॉमिक्स में बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, नीति आयोग के जो डॉक्यूमेंट्स आए थे ना जो 3 ईयर एंड 7 ईयर एक्शन एजेंडा, इसके अलावा और भी नीति आयोग बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालती है, बहुत सारे स्कीम इनिशिएटिव्स निकालती है। तो ये सब हमें कहाँ से पढ़ना है, तो देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ने का अब समय नहीं है। इनफैक्ट 2023 वालों को भी मैं डिस्कस करूँगी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ने का क्या मतलब, आप मुझे बताइए। जब हमें लिखना मतलब ये जो 3 ईयर एक्शन प्लान है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है ना, ये हमें वो जो साइड वाले होते हैं ना कोट करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर हमें जो डेटा देना होता है ना उसके लिए ये काम आते हैं। यहाँ से हम एग्जैक्ट आंसर निकालने नहीं वाले हैं। एग्जैक्ट आंसर हम कहाँ से लिखने वाले हैं, ये दोनों सोर्स से। ये जो लास्ट वाला जो सोर्स है ना, इस वाले सोर्स से क्या होने वाला है, यहाँ से बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग से, इससे हमें सिर्फ एग्जाम्पल एंड डेटा मिलने वाले हैं। तो इसकी जब हम समरी भी पढ़ लेंगे उतना ही पढ़ेंगे जितना हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। यही मेरा बॉटम लाइन रहेगा आफ्टर एवरी 5 to 6 सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसके लिए भी हम गूगल सर्च करेंगे एंड ऑल वी विल ट्राई टू स्टिक टू द सेम वेबसाइट्स। ठीक है, अब आते हैं की मैं बुक की बात कर रही थी, घटना चक्र, ये ऐसे दिखती है। ये लास्ट ईयर वाली है जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके की है ये। एक सेकेंड, मैं आपको इसको जूम करती हूँ। ये आप देख लीजिए, घटना चक्र की बुक आएगी। 2022 जो पिछले बार वाला था, ये सॉल्ट पेपर है। सॉल्ट पेपर तो मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसा है ये। आप बुक डिपो देख लीजिएगा, अगर चाहिए होगा तो सॉल्ट पेपर ले लीजिएगा, काम आता है ना। और बट जो GS1 जो पेपर 1 पेपर 2 वाला जो स्पेसिफिक है ना, ये आपको ज़रूर लेनी है। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 कितना यूज़फुल होगा क्योंकि उसके कंटेंट उतना अच्छा नहीं है पेपर 4 का, बिकॉज पेपर 4 की तैयारी हमको अलग ढंग से करनी है। उसमें जो डेफिनेशंस वगैरह हैं या फिर जिस टर्म का जो मीनिंग है या फिर क्वेश्चन में जो पूछा है ना, वो लिटरली उस तरीके से आंसर नहीं किया है, तो बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है GS4 का। पर भी सस्ती बुक है, आप चाहिए तो खरीद के रख लीजिए, एटलीस्ट उसमें आपको टॉपिक कवरेज हो जाएगा। मगर GS4 आपको हॉलिस्टिक कवरेज वहाँ से नहीं होगा, आपको अदर सोर्स भी देखना पड़ेगा। बट GS1 GS2 GS3 जो है ना, इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, ये आपको लेनी है। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 2 चीज़ आपको कलेक्ट करनी है। ठीक है, एक तो आपको कलेक्ट करना है डेफिनेशंस एंड दूसरा आपको कलेक्ट करना है डेटा। ठीक है, दोनों D, डेफिनेशन एंड डेटा। डेफिनेशन किसकी आप कलेक्ट करेंगे, तो जो भी सिलेबस में जो वर्ड्स हैं उसके बारे में। तो एग्जाम हो तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हमें कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी होती है, जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर इंट्रोड्यूस करना होता है, तो जनरली 3 या 4 टाइप के ही वे होते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए। जब आंसर राइटिंग की हम बात करेंगे तो मैं उसमें वहाँ पे आपको वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आंसर बताऊंगी। ठीक है, बट वहाँ पे जो 2 मोस्ट कॉमन होते हैं ना, वो होते हैं कि या तो आपको उसके बारे में डेटा पता होगा, अगर आपको डेटा नहीं पता तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है ना, उस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करिए। उसका या तो व्हाट लिख के कि वो टॉपिक है क्या, या तो जो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई चीज़ें होगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो हम वो न्यूज़ का रेफरेंस देके कि दिस हैज़ बीन न्यूज़ फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न, है ना। तो व्हाट एंड वाई, ये रेलेवेंस क्यों है, इस तरीके से हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हमको डेटा याद नहीं है तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ डेटा की, हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। बिफोर वी ओपन दैट घटना चक्र की बुक, बिफोर वी स्टार्ट आर नोट्स मेकिंग, आपको सबसे पहले 1 या 2 A4 साइज पेपर में, GS3 से स्पेसिफिक मैं बात कर रही हूँ, 1 2 या 3 A4 साइज लगेगा शायद इसके लिए, उसको आपको करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, हम डेफिनेशंस लिखेंगे। किस किस के डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहले तो देखिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो सिलेबस का पहला क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, है ना। तो आपको इकोनॉमिक प्लानिंग, अगर मैं ऐसे बोलूँगी कि डू यू अंडरस्टैंड द टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग,
तो हाँ, हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। अगर मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, है ना, कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड, जहाँ पे पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग वाले जो पैसे होते हैं, कुछ फोरसीन खर्चे होते हैं, कुछ अनफोरसीन खर्चे होते हैं, उसकी हमें प्लानिंग करनी होती है सो दैट हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को ऑप्टिमम यूटिलाइज उस चीज़ को कर सकें, एंड वील ट्राई टू रिड्यूस द वेस्टेज, ऑप्टिमम यूज़ कर सकें एंड विल ट्राई टू रिड्यूस द वेस्टेज। अगर मुझे एक्सप्लेन करना होगा आपको, या तो अगर मुझे खुद को एक्सप्लेन करना होगा वो टर्म, तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। बट विल आई बी एबल टू राइट दी डेफिनेशन देन एंड देयर, अगर मुझे लिखने बोले, क्योंकि एग्जाम में आपको सोचने का समय नहीं होगा। मतलब इस बार तो ऐसा हुआ था कि इवन तो मेरी स्पीड अच्छी थी, पहला क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ और पहले क्वेश्चन लिखते लिखते उसका कंक्लूजन लिख रही थी ना, तो कंक्लूजन लिखते लिखते मेरा दूसरा ध्यान था कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पहले क्वेश्चन का कंक्लूजन लिख रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो। GS 1 में ऐसा हुआ था, एंड GS 4 तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है। आई हैव सीन पीपल लीविंग द पेपर, एंड आई थिंक मेरा एक लीडरशिप वाला जो होता है ना, एक क्वेश्चन में A और B पार्ट था, उसका एक छोटा सा पार्ट बच गया। मैंने कल देखा, वो टिक नहीं किया है मैंने, तो आई थिंक मेरा एक छोटा सा पार्ट रह गया, मतलब हाफ क्वेश्चन रह गया था, क्योंकि वो इतना लेंथी होता है कि अगर आपने थोड़ा भी 5 मिनट भी अगर आपने छोड़ दिया ना वहाँ पे, तो समझ जाइए कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि डेफिनेशंस हमें याद होने चाहिए, ये हमको रटना ही पड़ेगा। एट द फेस ऑफ इट ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है रटने का, बट 4 या 5 बार जो हम नोट्स बनाने वाले ना, 4 या 5 बार पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करते हैं वो चीज़ों को, ठीक है। तो आते हैं हम टॉपिक पे अपने सिलेबस के, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो मान लो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का अगर क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड, और उसका डेटा हमको नहीं पता, करंट कंटेक्स्ट नहीं पता, तो वी शुड एटलीस्ट बी एबल टू इंट्रोड्यूस आर आंसर बाय राइटिंग इट्स डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन हमको इकोनॉमिक प्लानिंग की पता होनी चाहिए। उसके बाद में इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पूछा है, इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा है। उसके बाद में क्या हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा है। उसके बाद में इकोनॉमिक प्लानिंग, मुझे प्लानिंग ईरा था ना, प्लानिंग ईरा में क्या क्या हमने अचीव किया। तो अब देखिए, ये पहला वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से आपको 3 तरीके के नोट्स बनेंगे। पहले तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, उसका बैकग्राउंड आपको कम से कम 30 से 40 वर्ड में आप बना लीजिए। डेफिनेशन आपका आएगा 10 से 15 वर्ड में। फिर उसके बारे में कि कब चालू हुआ था, कौन से ईयर से चालू हुआ था, इन टोटल कितने प्लान हुए थे, है ना। तो ये चीज़ हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। हु वाज द पायनियर ऑफ इट, किसने सजेस्ट किया था, किस कमिटी ने सजेस्ट किया था, जो अपनी स्टैटिक पोर्शन हमको पता होना चाहिए इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, वो हम। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इस टॉपिक के ऊपर हमें डेफिनेशन, पहले तो इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन लिख देंगे। दूसरा बात, हम इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, हमको 50 वर्ड्स में नोट्स चाहिए हमको इस चीज़ के लिए। उसके बाद में व्हाट वर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इसके भी आप 40 to 50 वर्ड्स में ये वाला नोट्स बना लीजिए। और थर्ड, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का अचीवमेंट क्या हुआ, ये भी आपको 30 to 50 वर्ड्स में आपको ये बनाना है। तो बेसिकली मुझे आप बिफोर वी गो फर्दर, देखिए हर एक इंसान का सेम एग्ज़ाम को देखने का नज़रिया अलग होता है, हर इंसान की जर्नी अलग होती है, एंड उस जर्नी का जो रिज़ल्ट होता है हर इंसान के लिए अलग होता है। तो किसी और ने, किसी और चैनल वाले ने जो, या फिर बाकी जो सर या मैम है, उन लोगों ने कुछ और सीखा होगा इस जर्नी से। ये इस चैनल में जो भी मैं शेयर करती हूँ वो मेरी खुद की जर्नी है, और मेरी जो खुद की जर्नी प्लान हुई है, जो मुझे सजेस्ट किया गया है, उसके बेसिस पे जो मेरी खुद की जर्नी है मैं वो आपको बताती हूँ। जो लॉजिक मुझे समझ में आया वो लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है कि आपको वो लॉजिक ठीक ना लगे, तो अगर आपको वो लॉजिक ठीक नहीं लगता या फिर रीजनिंग ठीक नहीं लगती, तो कोई बात नहीं, आपको जिसकी रीजनिंग ठीक लगती है ना, आप उनका सजेशन और उनका प्लान फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल का वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, द वे दे हैव एनालाइज द एग्जाम, वो एकदम अलग होने वाला है। अगर मैं UPSC एंड UPPCS के सिलेबस की बात करती हूँ, तो ये मैंने कल भी बताया है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। पर अगर आप नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो हम UPSC की अगर बात करते हैं, तो उसमें 80% ऑफ द क्वेश्चन टॉपिक सेम है, मगर 80% ऑफ द क्वेश्चन आपकी एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, एंड 20% ऑफ द क्वेश्चन आपके होंगे, आपको 20 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको ये पूछ रहा होगा कि व्हाट इज़ दिस, बट व्हाट इज़ दिस भी ना आपका 1 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा, उसके आगे उससे रिलेटेड आपको पक्का क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप UPSC का स्टैंडर्ड देखेंगे, वो एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछने लग गया है ना। मतलब एक क्वेश्चन के 3-3, 4-4 एस्पेक्ट होते हैं और आपको हर एक एस्पेक्ट को एड्रेस करना है। बट अभी UPPCS इवॉल्व हो रहा है, वो उस लाइन में जाएगा,
ठीक है, वो उस लाइन में जाएगा ज़रूर, बट एवरी ईयर ना जो इवोल्यूशन होगा ना वो धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। एक साथ ऐसा नहीं होने वाला है कि जो पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर था इस बार वो ड्रास्टिकली चेंज कर देगा पेपर, क्योंकि अगर इस बार ड्रास्टिकली चेंज करेगा ना तो अगर आपका बिगड़ेगा तो सबका बिगड़ेगा, तो सबके स्टैंडर्ड कम होने वाले हैं, तो ये तो आप फॉर श्योर मान के चलिए, ठीक है। सेकेंडली, अभी भी यूपीपीसीएस धीरे धीरे करके इवॉल्व होगा। तो अगर आप जैसे 2020 का पेपर देखेंगे ना मेंस, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो रेशियो था एनालिटिकल क्वेश्चन का रेशियो 8:20 था, ठीक है। हो सकता है कि 2021 में आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिले होंगे एनालिटिकल, बट उसके बाद भी 16 से 17 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको डायरेक्टली सिलेबस से उठा के मिला है। इसका प्रूफ मैं आपको दूंगी जब हम आंसर राइटिंग वाला डिस्कस करेंगे, वहाँ पे मैं आपको जब प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगी तब मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे आपको इसको अप्रोच करना है, ठीक है। बट फिलहाल रेशियो यही बोलता है कि 60 to 65% डायरेक्टली सिलेबस से आता है, स्टैटिक टाइप का आता है, एंड 35 to 40% ऑफ द क्वेश्चन हमारा एनालिटिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, दैट इज़ द रीज़न हमें वी विल स्टिक टू द सिलेबस एंड वी विल स्टिक टू द पैटर्न जो प्रीवियस ईयर में रहा है। तो अभी अगर मैं ये बात करूँ जो स्टार्टिंग के वर्ड्स की, इतने वर्ड्स की, ठीक है, 4, 5, 6, 7 वर्ड्स की, 7 या 8 वर्ड्स की, 7 to 8 वर्ड्स में आपके 3 प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं जो यूपीपीसीएस आपसे पूछ सकता है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है, और या तो फिर उसको कंपेयर करने बोल देगा, कंपेयर इकोनॉमिक प्लानिंग विद नीति आयोग से कंपेयर करने बोल देगा करेंटली। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। सेकंड, ये पूछ सकता है आपको डायरेक्टली कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, या तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट वर द अचीवमेंट्स, या आपसे पूछ सकता है कि व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कहाँ कहाँ पे इंडिया को सफ़र करना पड़ा, इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछेगा। तो पहले 8 वर्ड से 3 प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन वाले पेज में लिख लीजिए। उसके बाद आप नोट्स जब बनाने आएंगे तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के नोट्स कहाँ से बनेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो वो जो आप जो बुक खरीद के लाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो बुक है घटना चक्र की, वो जितने भी टॉपिक हैं, ये जितने आपको टॉपिक दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इशू ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, फाइनेंशियल सिस्टम, ये लिटरली इसी क्रोनोलॉजी में आपको इसके वो बुक के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको हर एक टॉपिक वो कवर किया है, अप्रॉक्सीमेटली 100 से 200 वर्ड्स में हर एक टॉपिक को वो कवर किया है। तो जब आप वो घटना चक्र पढ़ते हैं ना, तो इवन दो अगर आप गूगल सर्च नहीं कर पाए, स्टिल यू विल हैव 50 to 60 वर्ड्स टू राइट अपॉन एवरी सिंगल टॉपिक इन द सिलेबस। आपके पास में कुछ ना कुछ मटेरियल होगा अगर आप वो घटना चक्र की बुक फॉलो करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये अपने मटेरियल को एनरिच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वो बुक खोलिए, बुक खोल के पहला टॉपिक आपको दिख जाएगा इकोनॉमिक प्लानिंग, वो पढ़ डालिए। पहले तो पढ़ना है हमको, ये एक बार पढ़ लिया। सेकंड, हमें क्या करना है, गूगल करना है। गूगल में हम क्या करेंगे, जस्ट 1 सेक, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ये डाला, जो टॉपिक का नाम है वो डाला, और उसके बाद में यूपीएससी डाल के हम सर्च करेंगे, ये आ गया। उसके बाद में लोटस राइज वेबसाइट, बायजूस है ना, मैं दृष्टि की देखती हूँ, दृष्टि का ज़्यादा मुझे पसंद है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ओके। सबसे पहले डेफिनेशन करना था हमें, तो देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन दिया है कि नहीं दिया है। तो इसमें तो डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप पहले सब डेफिनेशन सर्च कर लीजिए। आई थिंक लोटस राइज ने लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू एनी प्लान और ऑफ एक्टिविटी विच पॉइंट्स टू अचीव स्पेसिफिक सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम, ठीक है। ये आप बस ये जो पहली दो जो फर्स्ट 1.5 लाइन्स है, इसको बस आप वो डेफिनेशन वाले पेज में, एक तो आप नोट्स बनाएंगे वो अलग रहेगा, और डेफिनेशन वाले आपको 3 से 4 पेजेस अलग रखने हैं, ठीक है। ये रखने के बाद में अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको नोट्स में क्या क्या बनाना है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया जब आप सर्च करेंगे, दृष्टि वाले वेबसाइट का है ये। बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया नीड्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, रिवाइव इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एंड टैंगल द फाइनेंशियल सेक्टर, नेविगेट मडिड अप इंटरनेशनल ट्रेड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिए, ये जो है ना, ये आपको कंटेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें से आपको नोट्स कुछ भी नहीं बनाना है। क्योंकि जब आपसे, आप खुद सोचिए, थिंक अबाउट इट, कि जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग, एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, व्हाट वाज हिज फंक्शन, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग का फंक्शन। या फिर आपसे पूछ सकता है कि व्हेन इट स्टार्टेड, ठीक है, या तो आपसे उसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस। देखिए, यूपीपीसीएस का ये है कि जो स्पेसिफिकली सिलेबस में लिखा है ना, वो ही पूछता है।
तो इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड सिलेबस में हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ हमसे क्या पूछा है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, दैट मीन्स उसकी वो मीनिंग पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है और उसके साथ साथ में अचीवमेंट पूछ रहा है ना। तो यही तीनों से प्रॉबेबल क्वेश्चन बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो व्हेन अब आप क्वेश्चन बताइए कि क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। अगर ये क्वेश्चन है तो आप इस वाले, आप खुद सोचिए इस वाले से आप कुछ भी लिखेंगे क्या, हाउ आर यू गोना स्टार्ट द आंसर। इफ इट इज आस्किंग व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, देन डोंट यू थिंक सो कि विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश हम डायरेक्टली उसको एड्रेस करें जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम वो जो लोटस अराइज का जो डेफिनेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके हम उसका 1 से 1.5 लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव बताने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से पहले वाले से तो हमको कुछ भी नहीं लेना है इकोनॉमिक प्लानिंग में। ठीक है, उसके बाद में हमको सेकंड क्या बोला है कि इकोनॉमिक प्लानिंग कंटिन्यू हुआ है, कब तक कंटिन्यू हुआ है, अंटिल 2014 तक। तो ये एक पॉइंट है जो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग व्हेन इट स्टार्टेड, जब भी इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुआ उसके स्टार्ट डेट से लेके 2014 तक ये कंटिन्यू रहा। तो ये आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि तब जब आप लास्ट टाइम रिविजन करेंगे ना तो आपको कभी कभी हो जाता है यार 2014 से अगर, या व्हाट इफ 2015 नोटबंदी और नीति आयोग को हमने कंफ्यूज कर दिया तो, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाता है कि यू शुड नो द स्पेसिफिक डेट, आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए। एंड प्लानिंग कमीशन लेटर ऑन क्या बन गया, नीति आयोग, वो थिंक टैंक एंड ऐसा करके है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी नीति आयोग के बारे में बोला है। एंड अगर प्लानिंग कमीशन के बारे में, जो हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया के बारे में ना, तो इस वेबसाइट में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पहले वो प्लानिंग कमीशन वाला सीन था, मगर अब उसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। तो जो दृष्टि वाले हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट को अपडेट कर दिया है। एंड नाउ जब भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो नीति आयोग इज़ द वन जो वो डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है। पर हमारे सिलेबस का स्पेसिफिक पार्ट है, अगर हम सिलेबस में वापस जाते हैं, है ना, ये देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की अलग से बात कर रहा है एंड सेकेंडली नीति आयोग की अलग से बात कर रहा है। तो यू नीड टू हैव इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था ना, उसके बारे में आपके पास में कम से कम 50 to 100 वर्ड्स के नोट्स होने चाहिए। अच्छा, मैंने घटना चक्र पढ़ी है, मैंने घटना चक्र से ही इकोनॉमिक प्लानिंग के नोट्स बनाए थे। तो जब आप वो बुक खरीद के लाएंगे तो आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होंगे उसको वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा आपको और उसकी अचीवमेंट भी मिल जाएगी आपको घटना चक्र की बुक में। ये होने के बाद में मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे बोला है व्हाट वाज द रोल ऑफ नीति आयोग इन इकोनॉमिक प्लानिंग। सेम जाइए गूगल करिए रोल ऑफ नीति आयोग इन इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हमें करना क्या है, तो ऐसे करते करते हम सारे टॉपिक को एक एक टॉपिक करके हमें आगे बढ़ते जाना है। एक बार हमको बुक खोलनी है, बुक खोलने के बाद में बुक को एक बार रीड करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड बुक में रीड करना है। उसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड हमको एक बार गूगल करना है, दोनों को पढ़ लेना है, दोनों को पढ़ के वो अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज़। ये अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद में नोट्स का पार्ट क्या होगा, जो टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना, वो आपके नोट्स का पार्ट नहीं होगा। आपके नोट्स का पार्ट होंगे वो कुछ कीवर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली लाइन, प्लानिंग कमीशन अंटिल 2014 आफ्टरवर्ड नीति आयोग, क्या था ये, इट वॉज अ पॉलिसी थिंक टैंक, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। हु रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। किस एम से, विद एन एम टू मेक प्लानिंग अप्रोच मोर इंक्लूसिव एंड बॉटम अप। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट क्या मैं इसको ऐसे के ऐसे उतार लूँगी अपने नोट्स पे, नहीं, इसके भी मैं सिर्फ वही कीवर्ड्स उतारूंगी जो मुझे वहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो जब मैं अपने नोट्स बनाऊंगी तो उसमें सिर्फ ये लिखूंगी, प्लानिंग कमीशन टिल 2014, नीति आयोग कब बना, 1 Jan 2015। ठीक है, और ये क्या है, पॉलिसी थिंक टैंक है ये। तो जब आंसर में भी पॉलिसी थिंक टैंक आना ही चाहिए, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का मतलब ये, एक तो पॉलिसी थिंक टैंक आना चाहिए, दूसरा ये इंक्लूसिव अप्रोच है, तीसरा ये बॉटम अप अप्रोच है, और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है फेडरलिज्म। ठीक है, इट्स स्ट्रेंथ, इसका जो मेन एम है वो यही है कि फेडरल अप्रोच हो टूवर्ड्स प्लानिंग, है ना। पहले जो प्लानिंग वो सेंटर प्लानिंग करती थी और स्टेट फॉलो करता था, बट अगर आप नीति आयोग का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके जो स्ट्रक्चर में, कॉम्पोजिशन में जो लोग बैठते हैं उसमें स्टेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एटलीस्ट ऑन पेपर। फिर उसने लिखा है द कैरेक्टर ऑफ नीति आयोग डिस्क्राइब्स एज अ बॉडी दैट शुड एक्ट एज अ कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन द इंडियंस फेडरल एंड कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम।
सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को तो चेंजेस लाने ही हैं, बट जनरली नीति आयोग का जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें हम फेडरलिज्म का जो मेन वर्ड है ना वो हम यूज़ करते हैं. तो यू कैन राइट इट एक्ट्स नीति आयोग एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन द इंडियन फेडरल सिस्टम. इतना भी लिखेंगे, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है. तो कुछ कुछ ऐसे आपको जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो किसी भी टॉपिक को पढ़ना. देखिए जब अभी ये पहला जो टॉपिक था हमारा, पहला टॉपिक क्या था? इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. इसी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव एंड इसी प्लानिंग की अचीवमेंट, और इसी इकोनॉमिक प्लानिंग में रोल ऑफ नीति आयोग हमने अभी स्टार्ट किया है. ठीक है, तो अभी क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट है ना, आपका नोट्स भी प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में बनानी है इन टॉपिक्स के ऊपर, मेंस रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग. मतलब इसके पहले जब हम प्री के लिए जो पढ़े हैं तो नीति आयोग का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, कि उसकी कॉम्पोजिशन को बिल्कुल रटा हुआ था कि सीईओ कौन है, कौन सी कमेटी अपॉइंट करती है, चेयरमैन कौन है, ये सब चीज़ें हमें फैक्चुअल चीज़ें थी. यहाँ पे क्या, अगर फैक्चुअल चीज़ एग्जाम्पल अगर कॉम्पोजिशन भी पूछा है ना, और आपका कॉम्पोजिशन में मान लो अगर एग्जाम्पल के तौर पे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि यही कॉम्पोजिशन है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर नीति आयोग इज़ अ 10 मेंबर बॉडी, 10 मेंबर बॉडी में आपको एग्जैक्टली अगर ऊपर का स्ट्रक्चर पता है ना कि एक सीईओ है, वीपी है, चेयरमैन है, वीपी है ना, अगर आपको 3 स्ट्रक्चर पता है एंड आपको ये भी पता है कि इसमें स्टेट भी रिप्रेजेंटेशन देता है, यूनियन टेरिटरी के जो एलजी वगैरह होते हैं वो भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इतना भी अगर आप दे दें और आप एग्जैक्ट फिगर ना दें कि ये 10 का जो कॉम्पोजिशन है कि 2 कौन है, 5 कौन है, 10 कौन है, इसका कॉम्पोजिशन नहीं भी देते, जितना भी आपको पता है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर, आप एटलीस्ट वहाँ पे जाके आंसर लिख सकते हैं. थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे हम उसको, स्ट्रक्चर में डायग्राम बना देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे, उसे स्पेस फिल कर देंगे. तो कहने का मतलब ये है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होने के बाद भी आप वहाँ जाके आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, पर क्योंकि ये आपका पहला अटैम्प्ट है, यहाँ पे हर एक टॉपिक के पीछे आपको अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है. बस थोड़ा सा आप ये डिफरेंस रखिएगा, समय कम है, एक टॉपिक को 2 सोर्स से हम पढ़ने वाले हैं. इकोनॉमिक प्लानिंग को हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग और इनके ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट नीति आयोग के बारे में हम गूगल करेंगे, गूगल से जो यूपीएससी स्पेसिफिक वेबसाइट है वहाँ से पढ़ेंगे. एंड सेकेंडली जो घटना चक्र की बुक है वहाँ से पढ़ेंगे. पढ़ लेने के बाद में वी नीड टू मेक अ पॉइंट कि हम 50 to 70 वर्ड्स में ही नोट्स बनाएं. कैसे बनता है? देखिए मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ बस आगे जाके, वो नोट्स देखिएगा आप, उसमें हम वर्ड काउंट करेंगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ नोट्स बनाने के लिए, और जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो मैं लेके चलती हूँ. तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसे इकोनॉमिक प्लानिंग आज पढ़ लिया, नीति आयोग आज कंप्लीट किया, ठीक है, फिर एसडीजी आज कंप्लीट किया, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आज बैठ के 20 टॉपिक कंप्लीट किया, GS3 का लिखना विखना सब फिनिश करके. अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद में, नोट्स बनाने के बाद में लिखा मैंने. ये होने के बाद में नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे मैंने किसी और भी इस टॉपिक पे लिखा, नेक्स्ट डे किसी और भी इस टॉपिक पे लिखा, ये कंप्लीट हुआ. हो सकता है कि 10 दिन के बाद में जब मैं आंसर राइटिंग करने जा रही हूँ, है ना, तो आंसर राइटिंग करने के बाद में GS3 का एग्जाम्पल के तौर पे इन टोटल हमारा 100 टॉपिक्स आ रहा है, इन टोटल हमारा 100 टॉपिक्स आ रहा है. तो जब मैं फर्स्ट टाइम GS3 का टेस्ट देने जाऊँगी ना, वो सबसे ज़्यादा घबराहट वाला होता है. हमें कभी भी नहीं लगता कि हम प्रिपेयर्ड हैं. मॉक टेस्ट के लिए तो भाई आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, ये आप श्योरिटी ले लीजिए. बट जिस दिन आपने अपना पहला 2 मॉक टेस्ट दे दिया ना, मतलब मॉक टेस्ट का मतलब है एक दिन में 2 पेपर. मैं वो 5 क्वेश्चन वाले को या फिर एक दिन बैठ के 3 घंटे वाले को मॉक टेस्ट में नहीं बोलूँगी, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड ही आप हाई रखिए ना. जब आपका एम ही रहेगा कि मैं मॉक टेस्ट तभी काउंट करूँगा जब वो 2 पेपर लिखूँगा, तो आज नहीं तो कल आप वो 2 पेपर लिखेंगे. आप बिलीव नहीं करेंगे, द फर्स्ट डे यू विल राइट दोज 2 पेपर्स ना, सुबह 9 बजे वाला स्लॉट एंड दोपहर को 2 बजे वाला स्लॉट, एक बार ये कर लिया ना आपने, और सेकेंड टाइम जब ये आपने लिख लिया ना, उसके बाद आपको आंसर राइटिंग में आप देखिएगा, जब बहुत सारे टॉपर ने अपने टॉपर स्टॉक में बोला है कि उनको आंसर राइटिंग में मज़ा आता है. आंसर राइटिंग में मज़ा तभी आएगा जब आप वॉट एवर यू आर स्टडिंग, यू आर एबल टू राइट दैट. किस भी क्वालिटी का लिखिए. देखिए इनिशियली पहले 2-3 टेस्ट में आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आने वाली है, बहुत ज़्यादा भी लिखने वाले हैं, मतलब वहाँ पे वर्ड लिमिट 100 and 120 वर्ड्स का होगा, 150 वर्ड्स का होगा. हो सकता है कि हम 250 वर्ड लिखें, हो सकता है कि हम 20 क्वेश्चन में से सिर्फ 18 या 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए. सारी चीज़ें होंगी, सारी गलत चीज़ें होंगी, मगर वो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है ना. क्योंकि जब आज हम गलतियां करेंगे तब जाके हम मेंस का जो हमारा एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, वहाँ पे हम जो हमारा एम है कि हम पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, ठीक ठाक क्वालिटी में भी रखें, हैंड राइटिंग भी ठीक ठाक रहे, ये हम वहाँ जाके अचीव कर पाएंगे. तो आपको यहाँ से पहले, अच्छा ये जो 20, फिर क्या करना है आपको? पहली बात तो टॉपिक पढ़ा आपने, दो सोर्स से टॉपिक पढ़ा, 50 से 100 वर्ड में कोशिश किया कि उसका नोट्स बनाया.
फिर चलते गए, आगे बढ़ते गए, पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट किया। मॉक टेस्ट का समय आया। मॉक टेस्ट के समय पे ऐसा हो सकता है कि जो आपने 100 टॉपिक्स के नोट, GS3 में एग्जाम्पल के तौर पे 100 टॉपिक्स पे नोट्स बनाया, तो इस नोट्स में हो सकता है कि जो अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल है ना, वो सिर्फ 60 टॉपिक का ही स्ट्रांग हुआ होगा और बच जाता है ये 40 टॉपिक। एग्जाम्पल, आपको ध्यान में ही नहीं आ रहा है कि इरिगेशन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, आपको ध्यान में ही नहीं आ रहा है कि ये स्टोरेज जो ये बोल रहा है वो किस टाइप का स्टोरेज बोल रहा है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसका डेटा आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर लीजिएगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है वो तो छोड़ दीजिएगा, जिसकी अंडरस्टैंडिंग में आप वॉवल कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको आप फिर से या तो आप घटना चक्र की बुक से पढ़ लीजिए या गूगल कर लीजिए। मेक इट अ पॉइंट, जब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि 2 सोर्स रखिए, है ना, कि घटना चक्र ही एक सोर्स रखिए और दूसरा आपको क्या बोला है मैंने, या तो कोई भी एक वेबसाइट, मैंने दृष्टि रखी थी, अगर वो इन्फॉर्मेशन दृष्टि नहीं थी तभी मैं बायजूस में जंप की थी, और अगर बायजूस नहीं है तभी मैं लोटस राइज में जंप की थी, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन किसको, आपको कौन सी स्टाइल ऑफ राइटिंग अच्छी लगती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने स्टोरेज पढ़ा, अभी फर्स्ट टाइम नोट्स बनाने के समय पे स्टोरेज पढ़ा दृष्टि के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में जब आप मॉक देने जा रहे हैं, आपको स्टोरेज याद नहीं आ रहा, तो आप फिर से सेम स्टोरेज दृष्टि की साइड ओपन करेंगे, तो जब आपको सेम वर्ड्स सेम स्पेस पे, जहाँ पे भी उन लोगों ने बोल्ड मार्क किया है, जहाँ पे भी रेड मार्क किया है, जब आप फिर से उस सेम सोर्स से पढ़ेंगे ना, तो आपकी जो मेमोरी है ना वो बेटर तरीके से रिकॉल करेगी, बेटर तरीके से आपकी मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होंगी, क्योंकि आप सेम सोर्स से सेम वर्ड को रिविजन कर रहे हैं, है ना। तो बस ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए। वेबसाइट्स बहुत सारी है, मगर आप अपनी वेबसाइट को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग एक दूसरा पार्ट है। जब आप अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं तो एक टॉपिक को कम से कम आपको 1000 या 2000 वर्ड पढ़ने पड़ेंगे उस टॉपिक के पीछे, ठीक है। पर उसके नोट्स हमको सिर्फ और सिर्फ 50 to 100 वर्ड्स में होने चाहिए। 100 वर्ड्स मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 50 to 70 वर्ड्स में आप अपना लिमिट रखिए। 70 जब लिमिट रखेंगे तब जाके आप 100 में उसको कंपाइल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब वर्ड बाय वर्ड अब मैं आपको अब मैं अपने नोट्स का एग्जाम्पल बताऊँगी। वो एग्जाम्पल बताने के बाद में हम ये सिलेबस के में फिर से आएंगे, उसके बाद मैं आपको मार्क करा दूंगी। तो जो आपने सिलेबस अभी डाउनलोड किया हुआ है ना, उसमें आप अंडरलाइन करते जाइएगा। एक अंडरलाइन मतलब आपको वो टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं और वो प्रोबेबल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मैं आपको अपने नोट्स के सैम्पल दिखाती हूँ। जो मैं नोट्स दिखाने वाली हूँ पॉइंट नंबर 9 का है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नोट्स दिखाती हूँ मैं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट एंड रेलवेज़। इसका मेरा 2.5 पेज में ये सारे आ गए थे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसके नोट्स। ये आपको वैसे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं जूम आउट करूँगी, मगर ये A4 साइज शीट का 1 साइडेड है, ठीक है। इस 1 साइड में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सिविल एविएशन मैंने कंप्लीट किया है। 1 2 3 मैंने पेज को 6 हिस्से में डिवाइड कर लिया। तो ये 1 2 3 वाला जो कॉलम है, इस पर मैंने सिविल एविएशन कंप्लीट किया। उस पर भी इतना स्पेस छूटा हुआ है इन केस अगर कुछ ऐड करना होगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने पोर्ट एंड शिपिंग यहाँ पे किया है, और उसके बाद भी यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है। ये मेरी स्टाइल ऑफ राइटिंग है। मुझे जितने कम पन्ने दिखते हैं ना पढ़ने के लिए, मुझे उतना कॉन्फिडेंट फील होता है। मे बी आप लोग को ऐसा होता होगा कि आपको क्लियर नोट्स चाहिए, तो डिपेंड्स, अगेन आपकी जो हर इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा, ठीक है, नोट्स वगैरह। अब ये ऐसे मेरे नोट्स हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। सो बेसिकली क्या हुआ, जब मैंने ये बुक पढ़ी, जो घटना चक्र की बुक से, ये घटना चक्र के बुक के नोट्स है। घटना चक्र के बुक में मैं आपको जूम आउट करती हूँ। घटना चक्र की नोट से मैंने पहले तो टॉपिक का नाम डाला, सिविल एविएशन। उसके बाद में जो भी डेटा उसमें लिखा हुआ था उसको बस लिख लिया। उसके बाद में उसके चैलेंजेस लिखे। चैलेंजेस लिखने के बाद में ख़त्म, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जब करंट अफेयर्स का भी जब टॉपिक आता है ना, उड़ान एंड ऑल, तो ये उड़ान तो मैंने घटना चक्र से ही किया था। ये जो आप रेड पेन से देख रहे हैं ना चीज़ें, रेड पेन से जो एडिशनल नोट्स हैं, ये मेरे ना, ये जैसे ये वाला एग्जाम्पल हो गया है ना, ओपन स्काई पॉलिसी, नाविक वगैरह, ये चीज़ें। तो जब भी आप नोट्स बनाए तो मैंने ये 2 कॉलम के नोट्स बनाए थे, और ये वाला पूरा कॉलम मैंने छोड़ दिया था एडिशनल नोट्स या करंट अफेयर्स, सिविल एविएशन से रिलेटेड अगर कुछ करंट अफेयर्स में आता है। जैसे कि अभी ऑपरेशन गंगा जो प्री में भी पूछा है ना 12 तारीख को, तो वो ऑपरेशन गंगा के ऊपर भी नहीं भी पूछेगा स्पेसिफिकली, तो कम से कम आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे डाल सकते हो। मे बी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल एविएशन की उसकी करंट अचीवमेंट क्या है, उसने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसने क्या किया है ना, हेल्पिंग जो वहाँ पे फॉरेन में जो लोग रहते हैं उनको हेल्प किया है इवैक्यूएट करने के लिए ड्यूरिंग द वॉर टेंशन के समय पे। अफगानिस्तान से जब इवैक्यूएशन हुआ था, उस ऑपरेशन का नाम डाल दीजिए, वो भी तो सिविल एविएशन में आएगा, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि आपको जब भी कुछ लिखते हैं जो घटना चक्र के नोट्स,
एंड जो लिखना है आपको घटना चक्र से और जो आपको वेबसाइट से लिखना है वो लिखने के बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, है ना, स्पेस छोड़िएगा ताकि जो करंट अफेयर्स का कहीं से आपको मिले ना तो वहाँ आप उस नोट्स को वहाँ पे ऐड कर सकें, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्लोजली कि नोट्स में क्या क्या लिखा है। यहाँ पे रहा सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का ये थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया का, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है। और डोमेस्टिक ट्रैफिक जो है 2014 से 2020 के बीच में 2x हुई है, डबल हुई है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर सिविल एविएशन का कोई भी क्वेश्चन आया या आता, या फिर मैंने मॉक टेस्ट में सिविल एविएशन के बारे में पूछा था, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मुझे कितने लाइन में लिखना है? 10 लाइन में, सॉरी कितने वर्ड में लिखना है इंट्रोडक्शन? 10 से 15 वर्ड्स में। अगर आप यूपीएससी हिंदी वाले सर का वो देखेंगे जब वो बताते हैं आंसर राइटिंग कैसे करना है, एक्चुअली मैंने सर यूपीएससी हिंदी वाले से भी किया है मैंने, उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जब मृणाल सर बताते हैं आंसर राइटिंग कैसे करनी है ना, यूपीएससी के समय पे, तो वहाँ से हमको पता होता है कि जैसे एग्जाम्पल 150 मार्क्स का 150 वर्ड्स अगर हमको लिखने हैं, 150 वर्ड्स अगर लिखने हैं तो 150 वर्ड्स में 10% हमारा इंट्रोडक्शन में जाना चाहिए, 10% वर्ड्स इंट्रो में, एंड 10% वर्ड्स हमारा जाना चाहिए कंक्लूजन में। तो 150 का 10% कितना हुआ? 15 मैक्सिमम 15 वर्ड्स, मैक्सिमम, मिनिमम भी नहीं, मैक्सिमम 15 वर्ड्स हमारा कहाँ जाना चाहिए? इंट्रोडक्शन में, और 15 वर्ड्स कंक्लूजन में। 30 वर्ड निकल गए, और जो बॉडी होना चाहिए ना वो आपका 80% होना चाहिए। ये एक थंब रूल है, किसने बनाया नहीं पता, क्योंकि सब फॉलो कर रहे हैं इसलिए सब फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं अपना एक अटैम्प्ट देके कि आप इससे डिविएट हो जाइए और उसको एक्सपेरिमेंट कर लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही फॉलो करने से मार्क्स बनते हैं, बट वो अनकन्वेंशनली हमने इस चीज़ को सेट कर दिया जहाँ पे हर कोई फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये फॉलो होती जा रही है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करने का आई गेस किसी के में अंदर भी डेयर नहीं कि कुछ नया कर सकें, तो ये अभी फॉलो हो रहा है तो हम इसे फॉलो करेंगे। तो जब ये 10 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखना है, 10 to 15 वर्ड्स का, तो जब 10 to 15 वर्ड्स का मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसके मेरे नोट्स कितने वर्ड्स के? 1 2 3 4, सिर्फ 4 वर्ड्स के मेरे नोट्स हैं। या तो मैं इसको इंट्रोडक्शन में लिखूंगी कि थर्ड लार्जेस्ट है, या तो मैं डोमेस्टिक ट्रैफिक का डेटा दे दूंगी। तो ये डेटा के भी आप डेटा भी देखिए, 1 2 वर्ड्स है, 3 4 5 6 वर्ड्स। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है जब आपको 15 वर्ड लिखना है तो 15 वर्ड लिखने के लिए आपके जो नोट्स होने चाहिए वो 4 से 5 वर्ड में आप उसको कंपाइल करने की कोशिश करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये हर टॉपिक पे आए। एग्जाम्पल के तौर पे इकोनॉमिक प्लानिंग का अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है तो वो तो आपको डेफिनेशन प्रॉपर पूरी लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने डेफिनेशन के लिए अलग पेज बनाए हैं ताकि वो डेफिनेशन एक साथ कंपाइल रहे। जिस दिन कुछ पढ़ने का मन नहीं होगा तो एक बार आप वो डेफिनेशन एक ग्लांस कर लीजिए, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो रेडी रखिए, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिविल एविएशन का मैंने स्टार्ट किया। 2 टाइप का इंट्रोडक्शन मैं दे सकती हूँ, एक ये और एक ये हो गया। उसके बाद में मैंने बुक से ही बनाया है चैलेंजेस। अब चैलेंजेस में देखिए, हमको जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। अभी अगर 120 वर्ड्स में हमको आंसर लिखना है तो इंट्रोडक्शन में हमारा 12 से 15 वर्ड गया, कंक्लूजन में हमारा 12 से 15 वर्ड गया। बॉडी के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करने के बाद में बॉडी में जनरली ऐसे स्टार्ट करती हूँ मैं। जब बॉडी में आती हूँ तो जो क्वेश्चन में लिखा होता है उसी क्वेश्चन को आप वैसे के वैसे हेडिंग बना दीजिए, कि ताकि एग्जामिनर को पता होगा कि जो क्वेश्चन पूछा है उनको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बंदे ने कहाँ लिखा है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दिया है कि कंक्लूजन में उसका आंसर कंक्लूड किया है। तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछा होता है बॉडी स्टार्ट, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जब आप बॉडी स्टार्ट करते हैं ना तो उसकी जो हेडिंग होती है ना, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हेडिंग दे दीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एंड व्हाट वर देयर अचीवमेंट, तो ये 2 पार्ट हो गए। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड व्हाट वाज हिज अचीवमेंट्स, ठीक है। अगर ये पूछा है तो इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो आपको ऑब्जेक्टिव बताना है और एक बार अचीवमेंट बताना है। तो आप जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो इकोनॉमिक प्लानिंग का तो कोई डेटा है नहीं, या तो आप बोल देंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, या तो आप ये कर देंगे, या तो ये इंट्रोडक्शन के बाद में या इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन दे देंगे। अब आते हैं बॉडी पार्ट में। तो बॉडी स्टार्ट करने के पहले पहला पार्ट क्या पूछा था आपसे, ऑब्जेक्टिव, है ना। पहला पार्ट आपको ऑब्जेक्टिव पूछा था, तो आप हेडिंग में डाल दीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये आपने डाला। उसके बाद में 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिख दिया प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव के ऊपर।
सेकेंड पार्ट हमारा क्या था, सेकेंड पार्ट था अचीवमेंट क्या है उसका, अचीवमेंट पूछा था, तो 1 2 3 अचीवमेंट लिख दीजिए। ओके, कोशिश करिएगा बैलेंस रखिएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आपको इसके 3 पॉइंट्स ध्यान में हैं तो यहाँ पे आप इसके 4 पॉइंट लिखिए और इसके मतलब अगर कभी कभी होता है ना कि एक पॉइंट को 2 पॉइंट में लिख दीजिए 4 बना के, ताकि वो बैलेंस्ड आंसर दिखे। ठीक है, जब भी बैलेंस दिखता है ना कि पहले वाले पार्ट का भी 4 पॉइंट दिया, दूसरे वाले पार्ट का भी 4 पॉइंट दिया, तो वो विजुअली अच्छा लगता है देखने में और मुझे ऐसा लगता है उसका एडवांटेज मिलेगा। अगेन एग्जामिनर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, कोई तो पॉइंट में नहीं लिखता, पैराग्राफ में भी लिखता है, बहुत सारे टॉपर हैं वो भी मार्क्स लेके आते हैं। तो इसका कोई भी ग्राउंड रूल नहीं है, ये सिर्फ मैं नॉन कन्वेंशनल वे जो चलता हुआ आ रहा है ये मैं आपको मतलब नॉन कन्वेंशनली किसी ने बताया नहीं है, बट ये ट्रेडिशन बन चुका है, तो उस ट्रेडिशन को फॉलो करके हम ये चीज़ें करते हैं। तो बैलेंस आंसर रखिएगा, तो हेडिंग डालिए, उसके पॉइंट लिखिए, फिर दूसरा जो दोनों आप हेडिंग कर दिए और आखिरी में आप कंक्लूड कर दीजिए। अब जो मेन मुद्दा मैं बोल रही हूँ कि जो पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, ये जो पॉइंटर्स है ना, इसके जो आप लिखने वाले हैं, दिस शुड बी लिमिटेड टू 5 to 8 वर्ड्स। इनिशियली जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो एक पॉइंट शुड नॉट बी मोर देन 8 वर्ड्स। जब हम 8 वर्ड्स बोल रहे हैं तो 1.5 लाइन में वो आएगा। हमको कोशिश करना है कि हम ऐसा ना करें, मिनिमम हम 5 वर्ड्स लिखें, मिनिमम हम किसी भी ऑब्जेक्टिव का 5 वर्ड्स लिखें, और 5 वर्ड्स से हमको जब अगर 8 या 9 वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो जो एडिशनल 4 वर्ड्स हम ऐड कर रहे हैं, ये 5 वर्ड्स से अगर हम एडिशनल 3 वर्ड्स ऐड कर रहे हैं ना, तो अब जो हमको हेडिंग, जो हमको ऑब्जेक्टिव लिस्ट करनी है वो हम 5 वर्ड में कर लिए, और जो 3 अगर हमारे पास में उस वर्ड के लिए एग्जाम्पल होगा तो उस एग्जाम्पल में हम ये एडिशनल 3 वर्ड्स यूज़ करेंगे। आंसर राइटिंग में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करूँगी, बट दिस इज़ हाउ ये मुझे लगता है कि होना चाहिए। तो जब मुझे 5 वर्ड से 8 वर्ड में मुझे पॉइंटर्स लिखने हैं, एग्जाम्पल सिविल एविएशन का चैलेंज पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो जब मुझे वो लिखना है तो मेरे नोट्स क्या होने चाहिए। आंसर में तो हमें ये लिखना है 5 वर्ड 8 वर्ड में, ईच पॉइंटर्स शुड बी लिमिटेड टू 5 to 8 वर्ड्स। 5 वर्ड्स व्हेन आई एम सिंपली राइटिंग द पॉइंट, और जब मुझे उसमें एग्जाम्पल इंक्लूड करना है तो मैं उसको 8 to 10 वर्ड्स मैक्सिमम में जाने वाली हूँ। 10 वर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 लाइन हो जाती है, 2 लाइन नहीं लिखना है हमें, है ना, 1.5 लाइन में इसको सीमित करना है। तो जब मुझे 5 से 8 वर्ड में एक पॉइंट लिखना है तो देखिए मेरे पॉइंट का जो नोट्स है वो कितना छोटा है। चैलेंजेस ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होता है हमेशा, कैपेसिटी का चैलेंज है, उसके बाद में यहाँ पे पार्किंग का चैलेंज है, पार्किंग नहीं है, स्पेस क्रंच है, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इशू है। तो देखिए जो ये सब चैलेंजेस है इसमें से ज़रूरी नहीं मेरे को सब याद आ जाए, ठीक है। कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैं लिख दूंगी कि जब पूछूंगी ना चैलेंजेस में तो लिखूंगी मैं वहाँ पे। उसी चीज़ को अगर मैं ये मेरे आंसर राइटिंग से स्टार्ट करूँगी तो ये मैंने हेडिंग डाल दी पहले चैलेंजेस, उसका पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या लिखा, कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। तो मैंने क्या बोला था 5 वर्ड में होना चाहिए आपका पॉइंट, मेरा 4 में कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4। और मैं 5 से 8 कब करूँगी, जब मेरे पास में एग्जाम्पल में लिखने के लिए कुछ होगा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल में क्या लिखी हूँ, पार्किंग स्पेस एंड अनएक्सपेंडेबल, कि एक बार आपने एयरपोर्ट बना लिया, अगर आपको ट्रैफिक को बढ़ाना है तो आप उस एयरपोर्ट को एक्सपैंड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि फिर वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए, परमिशन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है अगर हम सिविल एविएशन में एक चैलेंज होता है। तो देखिए इसका ये जो मेरे को पॉइंट लिखना है, उस पॉइंट का मैंने इतने से वर्ड्स में मैंने उसका हमारा नोट्स कैसा होना चाहिए, पॉइंट्स हमें ये लिखना है, पॉइंट में हमें ये लिखना है एग्जाम में, और उसका नोट्स हमारा सिर्फ इतना सा होना चाहिए। सिर्फ मेरा कहने का ये मतलब, ये दिखाने का मेरा ये है कि आपको क्या लिखना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में हमें लिखना है अगर 10 वर्ड, तो उस 10 वर्ड का जो हमारा नोट्स होगा वो उसको आप कम से कम 5 से 6 वर्ड में ही आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, उसके बाद में अनेबल टू एक्सपैंड मैंने सेकंड पॉइंट डाल दिया है, ठीक है। इनएडिक्वेट स्पेस, उसके बाद में अनअवेलेबिलिटी ऑफ लैंड नियर द एयरपोर्ट, ये लिखा है मैंने। उसके बाद में लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है, यहाँ पे आ गया हाई कॉस्ट ऑफ पैसेंजर। उसके बाद में लैक ऑफ स्किल्ड लेबर के अंदर आप वो डाल दीजिएगा अनएम्प्लॉयबिलिटी वाला जो डेटा है ना, कि इंडिया में ग्रेजुएट्स तो हैं मगर वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो वो जब डेटा हम करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है, तो वो डेटा के साथ में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से डेटा को डालना है। तो जब भी कभी आप, तो होता क्या है, उसके बाद में ये देख लेते हैं, हाई कॉस्ट है, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो अब हमारा ATF का जो एयर ट्रैफिक फ्यूल का जो वो है हमारा कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है ना, टैक्स बहुत ज़्यादा है, पुअर कनेक्टिविटी है। तो
अभी मुझे लिखना है तो मैंने इसमें 5 पॉइंट का मैंने चैलेंज लिख दिया है यहाँ पे। तो अपने नोट्स में 5-5 पॉइंट ही रखिएगा, ज़्यादा नोट्स मत बनाइएगा, मैक्सिमम 6 पॉइंट्स, ठीक है। वहाँ पे आप बहुत सारा नोट्स 10-10 पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो लिखना तो वहाँ पे आपको 5 पॉइंट ही होता है, 5 से 6 पॉइंट के ऊपर आप वहाँ पे लिखते नहीं हैं। तो जितना लिखना है ना, नोट्स भी उसके +1 -1 में ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा नोट्स मत बनाइएगा, उतना ही बनाइएगा जितना आप वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद में मैंने उड़ान का जो नोट्स था ना, क्योंकि सिविल एविएशन में उड़ान ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उड़ान के यहाँ पे नोट्स बना लिए थोड़े से कि अगर स्पेसिफिक उड़ान के लिए पूछेगा तो क्या होगा। तो उड़ान के लिए मैंने कौन से मिनिस्ट्री में है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन 2016 में चालू किया था। तो सिर्फ मिनिमम वर्ड्स लिखना, मत लिखना यहाँ पे कि अपने नोट्स में आप नहीं लिख सकते ना कि उड़ान फिर उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक तो आपको पता होना चाहिए, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में हो गया, ठीक है। उसके बाद में द स्कीम स्टार्टेड इन 2016, तो आपको मेन वर्ड क्या याद रखना है, 2016। तो जो आपको याद रखना है सिर्फ उसके नोट्स बनाइए। ये अपने नोट्स में ये मत डालिए कि इस्टेब्लिश्ड द स्कीम एनरोल्ड इन 2016, क्योंकि उतना नोट्स मत बनाइए, जितना मिनिमम वर्ड्स होने चाहिए नोट्स में, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आया था 2016 में, उसके इन लाइन विद दैट पॉलिसी है। तो उड़ान इज़ अ सबसेट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। उसके बाद में इसका मेन एम क्या था, यहाँ पे मैंने एम का एम भी नहीं लिखा है, मेन एम क्या था, फैसिलिटेट कनेक्टिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। फिर जो कंसेशन क्या इसके अंदर का कॉम्पोनेंट्स में अगर लिखना पड़ेगा कभी तो क्या लिखूंगी मैं, कंसेशन बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वाइबिलिटी गैप फंड सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है ना। उसके बाद में अच्छा, ये जो 6 पॉइंट है मैं यहाँ का ही लिखी हूँ, मतलब इसका ही जब रेड पेन से जो जो चीज़ें लिखती हूँ ना मैं, तो अगर सिविल एविएशन का मैं कहीं और से पढ़ रही हूँ और मुझे कुछ एडिशनल पॉइंट लिख दिया तो मैं उसको रेड पेन से लिखती थी। तो ये रेड पेन जो 6 पॉइंट ऐड है ना, वो चैलेंज का मतलब मैंने कहीं और से पढ़ा होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अभी जो उड़ान का उसके सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस में मैंने 3 चीज़ लिख दी, ठीक है। उसके बाद में तो ये एक नोट्स हो गया उसका। फिर वे अहेड का भी लिख दिया मैंने। वे अहेड में क्या लिखूंगी, सो बेसिकली वे अहेड का आप नोट्स नहीं भी बनाए, चैलेंजेस के अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो चैलेंज में अगर आपने 5 पॉइंट लिखा है ना, तो उस 5 पॉइंट का आपका जो वे फॉरवर्ड लिखेंगे या फिर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट या सजेशन टू इम्प्रूवमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी आपका चैलेंज होगा उसका रिवर्स करके आप उसका वे अहेड लिख देंगे या फिर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट लिख देंगे या सजेशन लिख देंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस था ना, तो हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड में भी लिख देंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप ठीक करिए, ठीक है। सेकंड क्या था, हमारा मैन पावर का इशू था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा वे फॉरवर्ड में, एड्रेस द मैन पावर शॉर्टेजेस। रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल था, है ना, क्लियरेंस के लिए प्रॉब्लम होती है, ईजी नॉर्म नहीं है, ये भी एक चैलेंजेस थे, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो गया, ईज रेगुलेटरी नॉर्म्स। तो जो आप तो ये जो वे फॉरवर्ड इनिशियली तो मैं सब लिखते गई, टूवर्ड्स द एंड मैंने ये समझ गया कि इनफैक्ट ये जो वे फॉरवर्ड लिखती हूँ ना, ये भी लिखने की ज़रूरत होती नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो चैलेंजेस होगा उसका रिवर्स से तो मैं वे फॉरवर्ड डाल सकती हूँ ना। बट हाँ, वे फॉरवर्ड में आप हो सकता है कि कुछ ऐसा एडिशनल वे फॉरवर्ड हो जो हम चैलेंज में ना लिखे हों, तो उसके आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना स्टार्ट तो करिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्या है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो पेज था मैंने आपको दिखाया था, इसमें जो हाईलाइटेड चीज़ है ना, जो आपको मार्कर से हाईलाइटेड दिख रहा है ग्रीन वाला, मैंने एग्ज़ाम के समय पे सिर्फ और सिर्फ इसी को रिवाइज़ करना पड़ा। मतलब इस पूरे पन्ने में ये चीज़ को तो रिवाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये वाली चीज़ें सिग्निफिकेंस, क्योंकि यार उड़े देश का आम नागरिक इसके अफोर्डेबिलिटी के लिए तो लेके आया, आम नागरिक उसमें नाम ही है, और आम नागरिक का मेन मुद्दा क्या होता है कि अफोर्डेबिलिटी होता है ना। दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो हर चीज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ द मेन एम हो जाता है। हर चीज़ का जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ रही है, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ हम मूव ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट एम तो यही है ना, कितना सक्सेसफुल होता है वो नहीं पता। तो ये जो होती है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो हम हमेशा फैसिलिटेट करते हैं हर चीज़ में। तो ये हमारा हुआ। तो नोट्स बनाने के बाद भी जो मैंने हाईलाइट किया है ना, मैं सिर्फ उसी को, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद में बहुत, जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंटर्स आपको अपने आप रट जाएंगे। जो मैंने हाईलाइट वो चीज़ को करी जो मुझे रटते नहीं है, जो मुझे लास्ट मिनट रिवीजन को चाहिए, तो लास्ट मिनट रिवीजन वाला को मैंने हाईलाइट कर दिया। तो आप भी ना यही करिएगा, मतलब क्योंकि मेरे लिए वर्क किया है, क्योंकि आखिरी दिन पे भी आप अगर 30 पेज का भी नोट्स है तो एग्ज़ाम के बीच में 1.5 घंटे का समय होता है, बहुत ज़्यादा समय होता नहीं है। एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के लिए एक लाइन रहती है, वो लाइन लगाएंगे आप, फिर आप 3 घंटे में वॉशरूम तो जाएंगे। वॉशरूम एक ही होता है जहाँ पे
आपको लाइन लगानी होती है, लड़कों को अलग लड़कियों के लिए अलग, तो वहाँ पे आपका नहीं करके 5 से 8 मिनट निकल जाएगा, कभी कभी 15 मिनट भी निकलता है, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप पीछे पहुँचे तो आपको वॉशरूम निपटते ही टाइम लग जाएगा। फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, वो खाते पीते आपको कम से कम समझ लीजिए आधा घंटा आपका निकल गया। 1 घंटे में जब आपको पढ़ाई करनी है ना, तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, इसलिए हाईलाइटर एकदम आखिरी में यूज़ करिएगा। और हाईलाइटर आप सिर्फ उस पॉइंट को करिएगा कि जब आप नोट्स बना लिए, 3 या 4 बार पढ़ लिए, 3 या 4 बार पढ़ने के बाद में आपने मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद भी कुछ ऐसे पॉइंटर हैं, ऐसे स्टबन पॉइंटर होते हैं जो हमको रटते याद नहीं होते, तो वो याद नहीं होने वाले पॉइंट को ही आप, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को आप हाईलाइट करिएगा, ताकि जब एग्जाम हॉल पे जाने के पहले जब आप रिवाइज करिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइट हुए, जो रिवाइज करे होंगे ना, वही वहाँ पे जाके आप लिख सकेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर उड़ान के लिए क्वेश्चन आता है, तो उड़ान के लिए क्वेश्चन आएगा तो सबसे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वहाँ पे होने चाहिए, वो ये है कि इट इज़ इन लाइन विद द सिविल एविएशन पॉलिसी, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैसिलिटेटिंग कनेक्टिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी। उड़ान के लिए आप बाकी चीज़ें लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमारा ग्रोथ एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आपका सेकेंडरी पॉइंट है। उड़ान का जो मेन मुद्दा क्या है, देखिए अगर आप प्री दिए होंगे, है ना, वो जो गंगा मिशन था, है ना, नेशनल गंगा मिशन, जो गंगा पॉलिसी थी, तो वो वाला भी जो गंगा वाली पॉलिसी थी, गंगा एक्शन प्लान, है ना, तो गंगा एक्शन प्लान के वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एंड एम है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये पूछा है ना, तो वो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, किसी भी जो आप नोट्स बना रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, उसको आप अच्छे से हाईलाइट करिएगा, ताकि जब आप उसको वो पॉइंट लिख रहे हैं, वो पॉइंट लिख के उसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर आपका पहला पॉइंट है ना, तो देखिएगा एग्जामिनेशन आपका दूसरा पॉइंट पढ़ेगा ही नहीं। पता चला आप उड़ान के लिए आंसर लिख रहे हैं, आपने फैसिलिटेट कनेक्टिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी लिखी है, मगर जो 1 2 3 4 5 पॉइंट है ना, 5th पॉइंट में आपने ये बात लिखी, या फिर आपने ये मेन पॉइंट को कंक्लूजन के तौर पे लिखा है, तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अभी आप घबराइए मत, नोट्स बनाइए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जो भी होगा, मतलब आप जिस भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे ना, तो वो आपको ये फीडबैक देते जाएंगे विथ मल्टीपल रिविजन्स, आपको समझ में आ जाएगा कि मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट नहीं है। इसलिए जो हाईलाइट वाला जो पोर्शन है ना, सबसे आखिरी में करिएगा, ये मेरा मेन पॉइंट है आपको बताने के लिए। ये आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं ना ऑपरेशनल कॉस्ट का, तो मेरे को अगर वाटरवे के लिए पूछता ना, क्योंकि वाटरवे का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है सबसे कम है, ठीक है। रोड का देखिए ये है रुपीज़ टन पर किलोमीटर, ठीक है, और एयर का है 1.5, उससे आधा, वाटर वेव का है 0.3, है ना। तो ये जो डायग्राम है ना, ये मैंने इसलिए बनाया था कि अगर मान लो वाटर वेव पूछ लिया या फिर हमको एयर पूछ लिया, तो कंपैरिजन के तौर पे आप रोड और सिर्फ एयर का लिख के 2 ग्राफ बना सकते थे। तो जो भी आपको लगता है ना कि जो आपको ग्राफ पसंद है, या फिर कोई ऐसा डायग्राम जो आपको लगता है कि आपको एग्जाम में बनाना है, तो आप नोट्स के बाजू में छोटा सा बना लीजिएगा, ताकि रिवीजन के समय पे भी आपको आपका डायग्राम रिवाइज आप कर सकें। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पोर्ट शिपिंग का लिखा है, जैसे मैंने सिविल एविएशन में डेटा लिखा था। देखिए ये जो पार्ट है ये मेरे इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, ये तो खैर रटा हुआ होता है, बट मैंने सिर्फ लिख लिया, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि रटा था ये। 95% बाय वॉल्यूम एंड 68% बाय वैल्यू शिप के थ्रू हमारा इंटरनेशनल चीज़ें जाती है, तो ये हो गया। उसके बाद में जो ये मेजर एंड माइनर पोर्ट, देखिए मैंने हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि मैं इसको ये रटा हुआ था, ठीक है, बट नोट्स जब बना रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए उस चीज़ को। उसके बाद में पोर्ट क्या है, 12 मेजर एंड मोर देन 200 माइनर पोर्ट, चाहे तो अपन साइड में बॉक्स बना के लिख सकते हैं। 100% FDI अलाउड है। अब देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, दैट मीन्स दिस इज समथिंग मैंने लास्ट मिनट पे भी उसको रिवाइज किया होगा। क्या लिखा है मैंने, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है लेस देन 2% ऑफ इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रेट ट्रैफिक ये कवर करता है, बाकी जनरली रोड के थ्रू ही जाती है। इवन दो ऑपरेशनल कॉस्ट एकदम कम है, उसके बाद भी इनलैंड सिर्फ 2% ही कवर करता है हमारा ये, तो ये मैंने लिखा था उसको, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा है कि टिल 2015 5 नेशनल वाटरवे थे, 2016 में अनाउंस किया गया, डिक्लेयर किया गया कि 106 होंगे। तो ये जो डेटा ये कहाँ से मिला मेरे को, वही घटना चक्र के नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आप ये देखिए कि आपको नोट्स कितने लिमिटेड बनाने हैं। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, टिल 2015 लिखा है, 5 NW लिखा है, आफ्टर 2016 लिखा है, 106 NW डिक्लेयर्ड लिखा है। तो आप बस नोट्स बनाने के पैटर्न देखते जाइए। अगर यहाँ पे आ जाइए, बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। तो बेनिफिट में ये कनेक्टिविटी डेवलप करेगा, मॉडर्नाइज करेगा। तो सिर्फ 3 वर्ड्स में मैंने एक पॉइंट मुझे कितना लिखना है, 5 से 8 वर्ड का, मगर नोट्स मैंने सिर्फ 3 वर्ड्स के हैं। बेनिफिट कोस्टल कम्युनिटी, है ना। अब कोस्टल कम्युनिटी की कितने % पॉपुलेशन है, ये 42% ऑफ द पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करेगा। ये डेटा हम मुझे घटना चक्र से ही मिला था। तो
पॉइंटर ये है, 5 वर्ड का जो लिखना है वो 3 वर्ड में मैंने कर दिया, और जो ब्रैकेट में डाला है मतलब अगर एग्जाम्पल में मुझे याद आ गया तो इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख दूंगी, ठीक है। टूरिज्म को बढ़ावा देगा तो मैंने सिर्फ टूरिज्म लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं ये नहीं लिखी हूँ कि इट विल एनहांस टूरिज्म, इट विल अट्रैक्ट टूरिज्म, नहीं, मेरे को बस वो ध्यान आना चाहिए कि टूरिज्म का भी एक पॉइंट मुझे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट नंबर 3 टूरिज्म लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट IMP लिख दिया है। पूरा सेंटेंस नहीं डालना है अपने नोट्स में, पूरा सेंटेंस पढ़ना और उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना जब वो आपको खुद से करना है घटना चक्र की बुक से, और वो आपको करना है जब वेबसाइट खोल रहे हैं। दोबारा जब रिवीजन करेंगे, जब हम पहला मॉक टेस्ट देंगे, तब हम देखेंगे कि हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई टॉपिक की, तो फिर से हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। मगर ये जो लंबे लंबे सेंटेंसेस है ना, ये आपके नोट्स के पार्ट्स नहीं होने चाहिए, नोट्स के पार्ट नहीं होने चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। इट डिक्रीजेस कॉस्ट, मेक इन इंडिया के कारण हम डिक्रीज कर रहे हैं ना कॉस्ट, कितना सारा चीज़ें, हम सब चीज़ें इंडिया में बनाने लग गए हैं, तो डिक्रीजिंग कॉस्ट लिख के फिर एग्जाम्पल, जो मैंने ब्रैकेट में डाला है ना उसको मैं एग्जाम्पल करके लिखने वाली हूँ। ये मेरा लिखने का पैटर्न है, आप चाहें तो वहाँ पे एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएगा, अनटैप्ड पोटेंशियल है उस चीज़ का, है ना। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, जब हम पॉइंटर्स, मैंने क्या बोला, 5 पॉइंट लिखना है, 8 वर्ड होने चाहिए, 8 से 10 वर्ड, मगर सिर्फ 8 लिखा है यहाँ पे, 5 8 40, तो 40 to 45 वर्ड्स के लिए मेरे नोट्स में कितने वर्ड्स आए हैं वो देखिए, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 20 से 22 वर्ड्स में मेरे नोट्स हैं इतने। इस पे भी जब आप रिवीजन करते जाएंगे तो देखिए, रिवीजन के समय पे मैं मेक इन इंडिया तो मुझे याद था, जहाँ उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, अनटैप पोटेंशियल भी मुझे याद है, तो जब मुझे याद करना है तो मैं ये पूरी सिर्फ उतना याद करूँगी जो मुझे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कम से कम वर्ड्स पढ़िए, कम से कम वर्ड्स पढ़ेंगे तो वो रिकॉल करने में ईजी होगा, वहाँ जाके आपको सेंटेंस बन जाएंगे। ट्रस्ट मी, ये जर्नी इतनी ब्यूटीफुल होने वाली है कि अगर आपको 20 वर्ड भी पता है ना किसी टॉपिक के बारे में, आप उस 20 वर्ड से 100 वर्ड बना ही लेंगे, क्योंकि टूवर्ड्स द एंड आपको समझ में आया कि यार जो पॉइंटर्स है ना, जब बस हमको मेन एम पता होना चाहिए किस चीज़ का, वो इंपॉर्टेंट वाले, तो जो 5 पॉइंट में से स्टार्टिंग के 2 अच्छे वाले पॉइंट अगर हमको याद आ गए ना, बाकी 3 पॉइंट तो कॉमन ही होते हैं। स्किल्ड मैन पावर चैलेंज, ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, बहुत सारे सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, ये चैलेंज है। तो ये जो 3 चैलेंज है ये आप हर आंसर में डाल सकते हैं, लिटरली सारे आंसर में डाल सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। चौथा चैलेंज क्या है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के बिल्कुल पीक पे खड़े हुए हैं, बट एम्प्लॉयमेंट का चीज़ें हाई है, स्पेशली अब कोविड के बाद में, अब हम पोस्ट कोविड एरा में हैं, तो कोविड के समय पे जो वर्ल्ड का रिसेशन चल रहा है वो भी तो एक बहुत बड़ा दिक्कत है, तो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसका चैलेंज आएगा। तो देखिए 5 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट तो हमारे कॉमन पॉइंट ही हो गए, गिनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, पोस्ट कोविड, ठीक है, पोस्ट कोविड हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी कम है हमारे पास में, इन्वेस्टमेंट की हमेशा चैलेंज रहती है, बजट डेफिसिट हमेशा होता है। देखिए आप जब आप देखेंगे ना तो कॉमन पॉइंट इतने ज़्यादा होते हैं तो घबराहट कम होती है कि कुछ भी ना लिखने को होगा तो कहीं तो इंट्रोड्यूस करेंगे और ये 5 पॉइंट डालेंगे। अच्छा, ये जो 5 पॉइंट है, कुछ भी जो हम कुछ भी तो नहीं है, ये रेलिवेंट पॉइंट्स है, मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। कोई क्वेश्चन आया जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो आप ये 5 पॉइंट डाल दीजिए ना। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को इसके बारे में पता होगा, उसके जो 8 नंबर में से वो व्यक्ति हो सकता है कि 3.5 में 4 नंबर लेके चले जाए, मगर आपको पॉइंट लिखने के ना कम से कम 2 मार्क्स तो देगा। 0 मार्क्स से बेटर आप 2 मार्क्स लेके जाइए बाय राइटिंग कॉमन पॉइंटर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्किल्ड मैन पावर हो गया, स्पेस चैलेंजेस हो गया, लैंड एक्विजिशन का इशू है हमारे इंडिया में, सबसे बड़ा जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक लथार्जिक है ना, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया होता है, उसके बाद में गवर्नमेंट के रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो सब में होने वाले हैं। जब आंसर राइटिंग डिस्कस करेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगी, बट आप ये बस समझ लीजिए कि आपको नोट्स में क्या लिखना है। एक बार फिर से, नोट्स का जब भी हम पढ़ेंगे तो 2 सोर्स से पढ़ना है, ठीक है। एक तो घटना चक्र से पढ़ेंगे, एक वेबसाइट से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम 1000 से, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे 1000 से 2000 वर्ड का वो टॉपिक होता है, आप गिन लीजिएगा। पढ़ने के लिए तो हम ये पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग में बना लेंगे, ठीक है। बट इसका हमारे नोट्स का पार्ट कितना होना चाहिए, नोट्स हमारे बन जाने चाहिए। कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर हमको नोट्स बनाने हैं तो 50 to 100 वर्ड्स में हमको अपने नोट्स को मतलब उसको हमको सीमित करना है उसमें, ठीक है। ये होने के बाद में जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि आप पर्पसली इंट्रोडक्शन में क्या लिखने वाले हैं वो सबसे पहले नोट्स का पार्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया सिविल एविएशन है ना, जब मैंने हेडिंग पोर्ट डाला,
पोर्ट डाला तो पोर्ट के बाद में जो 10 से 12 वर्ड है ना, ये मेरे इंट्रोडक्शन में ही यूज़ होंगे। तो रिविजन के समय पे भी मुझे वो याद आता जाएगा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखने हैं। सिविल एविएशन का किया था मैंने यहाँ पे, सिविल एविएशन का छोटा सा इतना, ये मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। इंट्रोडक्शन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेटा, यहाँ पे और भी डेटा हो सकते थे मगर मैंने सिविल एविएशन के और भी बहुत सारे डेटा है, जैसे कि ट्रैफिक तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक और डेटा सिविल एविएशन का कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में मेक इन इंडिया जब आप पढ़ेंगे ना, तब आप देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत आने वाला है ना, कुछ तो बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, वो भी एक डेटा है। ज़्यादा डेटा आपको कलेक्ट नहीं करना है, एक टॉपिक के ऊपर 2 डेटा लिख लिया ना, बहुत मोर देन इनफ है। एक किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको 8-10 डेटा वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे, सबको अपने नोट्स का पार्ट मत बनाइए। कोई अच्छे वाले 2 डेटा पकड़िए जो आपको याद भी होंगे, जो आप वहाँ पे जाके प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस वो 2 डेटा को लिख के अपना नोट्स खत्म करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट डेटा हमको आखिरी में याद आता है, तो वो सब टॉपिक पे नहीं होगा, जिस टॉपिक पे होगा रेड पेन से आप उसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार जल्दी से बाकी नोट्स दिखाती हूँ। जो हमारा पोर्ट और शिपिंग का था, उसके मैंने चैलेंजेस में क्या लिखते हैं कि मल्टी मॉडल मिक्स है, जहाँ पे वाटर वे में सिर्फ 6% आया, ठीक है। ड्रॉट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम होता है। मतलब जो हमारा कंटेनर कैपेसिटी, जो डेप्थ होता है ना, वो इनएडिक्वेट डेप्थ नहीं होने के कारण क्या होता है, जो लार्ज कंटेनर होता है वो हमारे पानी की जो लेवल है ना वो कम रहता है, ठीक है। ड्रॉट ओरिएंटेड बहुत सारे लैंड होते हैं जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, जहाँ पे सूखा पड़ेगा वहाँ पे बिग शिप नहीं आ सकती ना, बड़े शिप को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डेप्थ चाहिए होता है, उतना डेप्थ मिलेगा पानी में तभी वो शिप ट्रैवल कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पुअर गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस और ये सिर्फ मैंने नोट्स लिखे हैं, अपने नोट्स को आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। स्टोरेज के लिए मैंने नोट्स लिखा था, ठीक है। तो स्टोरेज में अगर मुझे बैकग्राउंड डालना पड़े तो हड़प्पन कल्चर से, हड़प्पा की सील में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ग्रेनरी था वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। मार्केट ट्रांसपोर्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। तो मान लो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बस लिख लिया था, यूज़ नहीं किया था मैंने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। स्टोरेज की ज़रूरत क्या है, तो देखिए मैंने इसको बहुत सारा पॉइंट ना लिख के, एंश्योर स्पीडी अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल सप्लाई, है ना। उसके बाद में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गुड्स, मेंटेन क्वालिटी, चेक इन्फ्लेशन, स्टेबलाइज DNC मतलब स्टेबलाइज फूड इन्फ्लेशन चेक करके डिमांड एंड सप्लाई को स्टेबलाइज करता है, एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये हो गया। फिर चैलेंजेस में मैंने देखो, अब देखिए चैलेंजेस कितने छोटे से हो गए। लिखना मुझे वहाँ पे कितने वर्ड्स में लिखने हैं, 40 to 45 वर्ड में लिखने हैं। पुअर कंडीशन, शॉर्टेज ऑफ स्पेस, देखिए अब मैं शॉर्टेज बस एरो डालते जा रही हूँ, अब कहीं इंक्रीज है तो इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज, ठीक है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैं सिर्फ ये ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देती हूँ। यहाँ पे तो मैंने पर भी पूरा लिखा है, मैं इन्वेस्टमेंट को मैं INVT ही लिखती हूँ, ठीक है। फिर साइंटिफिक मेथड नहीं है ना, जो पुअर मेथड हम आउटडेटेड मेथड यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड लिख दिया और क्रॉस कर दिया, मतलब वी आर नॉट यूजिंग इट, 2 क्रॉस कर दिया, कैपेसिटी का इशू है, रीजनल इम्बैलेंस है। तो आपके नोट्स इस तरीके से होने चाहिए कि आपको एक एक वर्ड, क्योंकि एग्जाम के पहले 1 घंटे में आपको बस ये पॉइंटर्स एक बार नज़र मार पाएँ आप जल्दी, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने। उसके बाद मैंने यहाँ पे 0 बजट नेचुरल फार्मिंग था, किसने किया था वो बंदे का नाम आप बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि फार्मिंग W0 मतलब विदाउट, ठीक है, केमिकल, विदाउट क्रेडिट, विदाउट मनी ऑन इम्पैक्ट, ठीक है, मनी ऑन इनपुट। ये इसी का तो मतलब होता है 0 बजट नेचुरल फार्मिंग की। 0 बजट का आप 0 रुपये खर्च करेंगे फार्मिंग के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जो 4 पिलर हैं, 4 पिलर के जो नाम है ना, बस ये हमको पता होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसका बस 2 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि मुझे वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़े। तो इस तरीके से नोट्स हैं। नोट्स बिल्कुल कंसाइज रखिएगा, बहुत अच्छे से फिर आप उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे वहाँ पे। ये स्टोरेज के चैलेंजेस, स्टोरेज का हमारा जो स्टेप्स है, गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वहाँ पे लिख लिया है मैंने। ये कहाँ मिला है मुझे, अगेन घटना चक्र से मिल गया है। ये वे फॉरवर्ड भी लिख लिया है फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो फार्मर के लिए वे फॉरवर्ड मतलब फार्मर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड तो उसको यहाँ पे डाल सकते हो। इरिगेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो इरिगेशन का चैलेंज के लिए हम कौन कौन सी स्कीम लेके आए हैं वो डाल दीजिए एग्जाम्पल में। फाइनेंस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लाया, नाबार्ड भी देता है ना, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ये सब चीज़ें। तो ये मेरे नोट्स का पार्ट है, आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, ठीक है, वहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, मतलब एक बार बस पढ़ा होगा मैंने, उसके बाद डाल दिया। हाँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं मुझे ये डायग्राम में पक्का बनाती, नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर क्वेश्चन आता, PPP मोड के ऊपर क्वेश्चन आता तो ये डायग्राम में ज़रूर बनाती कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो हमको और डिमांड होती है मोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, है ना। एक एयरपोर्ट बन गया, ट्रैफिक बढ़ गया, तो दूसरा एयरपोर्ट बनने का पहला एयरपोर्ट विल लीड टू द सेकेंड एयरपोर्ट इन योर सिटी। कब होगा मगर ये, जब इकोनॉमिक उस पर्टिकुलर सिटी की ग्रोथ होगी। पहले हमने एयरपोर्ट बनाया,
अगर उस एयरपोर्ट बनाने के कारण अगर वो फैसिलिटेट कर दिया इकोनॉमिक ग्रोथ को, आपके शहर में ट्रैफिक बढ़ गया, तो आपको दूसरा डिमांड बढ़ जाएगा, आपको दूसरा एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो ये एक साइकिल है, ठीक है, वर्चुअस साइकिल बोल सकते हैं, विशेष नहीं है, वर्चुअस साइकिल है ये। तो ये जो मुझे डायग्राम बनाने होते थे ना, वो मैं नोट्स में छोटा सा बना लेती थी, फिर रिवीजन करते थे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, प्रोसीजरल डिले है ना। बस 2-2 3-3 मुझे वर्ड्स पॉइंट हमको लिखना है 8-10 वर्ड में, मगर नोट सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स के होने चाहिए आपके पॉइंटर। एसेट लाइबिलिटी मिसमैच होता है कमर्शियल बैंक का, ये हमको पता है ना, ट्विन बैलेंस शीट जो चैलेंज हुआ था। फिर यहाँ पे लैक ऑफ वाइब्रेंट कॉर्पोरेट, ये नोट्स का, ये आपको सारे चीज़ें ना आपको वहाँ मिल जाएगा, घटना चक्र के ही है ये। और थोड़े बहुत जो एडिशनल मैंने ऐड किए हैं गूगल से वो है। ये जो पीपीपी मॉडल जो है ना, उसके मॉडल की बस मैंने अलग से एक नोट्स बना लिया था। जो बॉट मॉडल है ना, ईपीसी मॉडल है, तो मॉडल का बीआरओटी मॉडल है, इसका बस एक पेज में मैंने सारा मॉडल का ये बना लिया था कि थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बीओटी क्या है, और जैसे ईपीसी है, ईपीसी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या है, और उसके कुछ चैलेंजेस, ईपीसी ओवर पीपीपी का कंपैरिजन यहाँ पे कर दिया है। जो आपको ये सब चीज़ें आपको घटना चक्र में मिल जाएगी। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको ये समझ में आ गया कि नोट्स कितने होने चाहिए। थोड़ा सा मैंने बॉडी और इंट्रोडक्शन और वर्ड लिमिट की भी बात कर दी है यहाँ पे। हो सकता है कि पहले टेस्ट जब आप लिखे, पहला क्वेश्चन लिखे, तो वो वर्ड लिमिट मेंटेन ना कर पाए, कोई बात नहीं। जो वर्ड लिमिट मैं बोल रही हूँ ना, वो हमको एग्जामिनेशन के दिन फॉलो करना है, तो वो हमारा टारगेट है। अभी हम वहाँ से वहाँ तक जाना है हमको, ठीक है। अब जो मैंने आपको बोला था कि हर एक पॉइंट पे आपको लाइन मार्क कराऊंगी कि आपको किस किस पे नोट्स बनाना है। नोट्स मैंने आपको दिखा दिया कैसा होना चाहिए। तो अब जो GS2, GS1, GS4 हम डिस्कस करेंगे, उस पर मुझे अपने नोट्स प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब आपको पता चल गया कि क्या है। अब इसके बाद वाले वीडियो में मैं GS3 जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसी का, और GS2, इन दोनों का ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस के मैं आपको अंडरलाइन कराते जाऊँगी। जनरली सोर्स होगा, मोस्ट कॉमन सोर्स होने वाला है वो घटना चक्र की बुक एंड जो गूगल सर्च करना है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक का अगर सोर्स डिफरेंट है, कोई पर्टिकुलर बुक से अगर आपको पढ़ना है, या फिर कोई पर्टिकुलर PDF आपको डाउनलोड करना है, तो वो मैं आपको बताते चलूँगी। तो इसका जो अब ये सिलेबस की जो पॉइंट बाय पॉइंट का जो मेरे को आपको बताना है, वो GS3 एंड GS2 का अगले वीडियो में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बट ये ज़रूरी था। पूरा आपको इन डिटेल मैंने बता दिया है, और अपने नोट्स एक एक पार्ट बता दिए हैं, नोट्स के इंट्रोडक्शन बता दिया, उसके अंदर चैलेंज में कितना लिखना है, प्लस आपको मैंने एग्जाम्पल दे के ये भी बता दिया है कि उस जो जितना आप 4 वर्ड के नोट्स हैं उसको आप 10 वर्ड या 12 वर्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया है। तो ये होगा। अब सेकंड वाला जो पॉइंट टू पॉइंट आपको कौन कौन से के नोट्स बनाने हैं और कहाँ कहाँ से करने हैं, ये मैं अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद।